हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी साथ ही साथ आरओ तथा रेलवे की जो विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें विकल्प दिया गया है, पहला 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। दूसरा विकल्प दिया गया है 26 दिसंबर 1946। तीसरा विकल्प दिया गया है 9 दिसंबर 1946 और चौथा विकल्प दिया गया है 13 दिसंबर 1946। तो जो भारत की संविधान सभा थी, तो जिसका मेन उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, तो जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो जिसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी तथा 11 दिसंबर की तिथि से संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद ने पदभार संभाला था। राजेंद्र प्रसाद ने, तो जो भारत की संविधान सभा थी, तो पहले दिन इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था और जिसमें 9 महिलाएं भी थीं, 9 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। विकल्प दिए गए हैं दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 तारीख को हुई थी, दूसरी हुई थी 10 दिसंबर को, तीसरी हुई थी 11 को, चौथी हुई थी 12 को और पाँचवीं हुई थी 13 को। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा पाँचवीं। तो इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो 13 दिसंबर को भारत की संविधान की जो उद्देशिका है उसको प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 द्वारा संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया था। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 26 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प दिया गया 26 नवंबर 1949, तीसरा विकल्प दिया गया है 22 जुलाई 1947 और चौथा विकल्प दिया गया है 24 जनवरी 1950। तो जो भारत का संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी। भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था तथा 22 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से और अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो जिसमें विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प दिया गया है 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। दूसरा विकल्प दिया गया है 1895 में जन्म, 1956 में मृत्यु। इसी प्रकार से तीसरा विकल्प दिया गया है 1869 में जन्म, 1948 में मृत्यु। चौथा विकल्प दिया गया 1891 में जन्म और 1958 में मृत्यु। तो पंडित जो ये भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। और ये जो डेट दी है सी नंबर में, ये संबंधित है महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में
और मृत्यु हुई थी 1948 में। तो ये है बाबा साहब से संबंधित। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न संबंधित है प्रारूप समिति से, जिसे ही कहा जाता है पांडुलेखन समिति। तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य नहीं था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो पांडुलेखन समिति थी उसमें कौन से सदस्य नहीं थे। तो विकल्प दिया गया है के एम मुंशी, डीपी खेतान, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे के एम मुंशी, डीपी खेतान, अंबेडकर, साथ ही साथ इसमें थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, इसी प्रकार से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह और बी एल मित्र। तो इसके प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य थे। तो जिसमें जो डीपी खेतान थे, तो डीपी खेतान की 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी जी को सदस्य बनाया गया था। कृष्णामाचारी जी को सदस्य बनाया गया था। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से सदस्य नहीं थे। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है ये लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें 22 भाग थे, किंतु वर्तमान में पढ़ने की दृष्टि से इसमें 25 भाग हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है। तो विकल्प दिए गए हैं कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो जो भारतीय संविधान है उसको संसद द्वारा कई मामलों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, तथा कुछ मामलों में जो संशोधन है अनुच्छेद 368 को ध्यान में रखकर या उसके प्रभाव से भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, तथा कुछ मामलों में आधे से अधिक राज्यों तथा 2/3 विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। तो जिससे पता चलता है कि भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। विकल्प दिए गए हैं स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारे का, न्याय का। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र बना है वो न्याय का प्रतीक है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। विकल्प दिए गए हैं राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम संविधान का जो अनुच्छेद है तो उसमें बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही कहा जाता है IMF की स्थापना कब की गई। तो विकल्प दिए गए हैं 27 दिसंबर 1945, दिसंबर 1946, 1992 और 1989। तो ये इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से ये जो डेट दी गई है दिसंबर 1966 में एशियाई डेवलपमेंट
एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। विकास बैंक, जिसकी राजधानी या जिसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, मनीला। और ये जो तीसरा विकल्प दिया गया है 1992, तो 1992 में नाफ्टा का गठन किया गया था। नाफ्टा का तो नाफ्टा में 3 देश हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और ये जो 1989 डेट दी गई है तो ये संबंधित है एपेक समूह से। तो एपेक समूह का गठन 1989 में किया गया था, जिसमें वर्तमान में 21 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विकल्प दिए गए हैं कैरोटीन, कैसीन, मेलेनिन और अल्फा अल्फा। तो कैरोटीन जो होता है ये नाखून और बालों में पाया जाता है, ये पाया जाता है नाखून और बालों में। कैसीन जो है ये दूध में पाया जाता है, कैसीन जो है ये पाया जाता है दूध में। और मेलेनिन जो है ये पाया जाता है चमड़ी में या खाल में। इसी प्रकार से जो अल्फा अल्फा है ये प्रेरी घास के मैदानों से संबंधित घास है, प्रेरी घास के मैदानों से संबंधित एक घास है। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं केटू, नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है इसको ही सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। केटू जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जिसकी अवस्थिति काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है ये। इसी प्रकार से नंदा देवी ये महान हिमालय वाले क्षेत्र में अवस्थित है। इसी प्रकार से महान हिमालय का जो सबसे पश्चिमी पर्वत है वो है नंगा पर्वत, पश्चिमी जो शिखर है वो है नंगा पर्वत। और माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विकल्प दिए गए हैं कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में और नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। तो जल, जब सूर्य जो होता है, जब सागरीय जल या सतही जल जो होता है उसको क्या करता है, गर्म करता है। तो गर्म होने के बाद जल होता है वाष्पित, वाष्पित होने के बाद जल जब ऊपर उठता है तो इसमें होता है संघनन। तो संघनन की क्रिया जब होती है तो इसमें बनता है बादल। और जब सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है, सापेक्षिक आर्द्रता जब ये 100 पहुंचती है तो ये जो संघनन है, संघनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और वर्षण की प्रक्रिया का प्रभाव शुरू हो जाता है, जिससे सतही वर्षण का प्रभाव निर्मित होता है, सतही वर्षण। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों का समूह है उसे कहा जाता है वायुमंडल। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्नों को यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।